राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी मां के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एक्ट नहीं है क्या? राहुल की मां ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एक्ट लगवाया है। ये सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी मां से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है, हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की मां बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी न? फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और मां को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गई और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। ये कहकर सब हंसने लगे। सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया।
बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उनने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम देख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे।
एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए।